खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज कौमी असम्बली ने बजट की मंजूरी दे दी। मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट, एक तरफ IMF की शराइत हैं, दूसरी तरफ महंगाई है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ खसारा भी है। एक मुश्किल बजट है यकीनन। इसमें जो हुकूमत ने इनिशियली रिलीफ देने के कुछ वादे किए थे वो पूरे नहीं हो सके ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, और इसमें ये बात हकीकत पे मबनी है कि खाली इस हुकूमत को मौरूद इल्ज़ाम ठहराना कोई मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जिस तरीके से उनका जो तर्ज़ हुकूमत था, जो उन्होंने फ़ैसले किए या IMF के साथ जो मुआहदा किया, उसका खमियाजा हम भुगतेंगे और कुछ अर्सा और भुगतना पड़ेगा। लेकिन लोग शायद इस मुश्किल बजट को बर्दाश्त कर लें, ये कड़वी गोली निगल लें, सिर्फ इस वादे पे कि जो हुकूमत ये कहती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और इत्तेहादी जमातों की कि ये 4 से 6 महीने आप मुश्किल के गुजारें और जिस तरीके से मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी तो उसका रिलीफ जो है वो यकीनन आवाम तक पहुँचेगा। तो इसके साथ मुश्किल बात ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब आगे इलेक्शन में जाना है तो ये मुआशी फ़ैसले जो हैं वो और जो कारकर्दगी है वो यकीनन इलेक्शन के नताइज पर ज़रूर असरअंदाज होगी। अगर अच्छे फ़ैसले होंगे, अच्छी सिमत में मुल्क जा रहा होगा, मुआशी हालात बेहतर होंगे, लोगों को रिलीफ मिलेगा तो यकीनन उनको इलेक्शन में फ़ायदा होगा। अगर वो इन चीज़ों में, इन वादों पर अमल करने में नाकाम रहे तो उसका सियासी नुकसान होगा और उसका फ़ायदा सिर्फ एक जमात को होगा और वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस बजट में जो मुश्किल बातें, मुश्किल चीज़ें हैं, जो हालात हैं, उससे हुकूमत आवाम को किस तरीके से निकालेगी, इसका जो एक इसकी जो सियासी एक कॉस्ट है जो बार बार इसका जिक्र करते हैं, उससे कैसे निमटेगी। और जो बात की जाती है कि एक तसलसल ये 1.5 साल के अंदर जो आपने चीज़ें ठीक करनी हैं वो कैसे मुमकिन हो पाएगा कि अगर आप ये कहते हैं कि 3.5 साल में चीज़ों को वो बिगाड़ा गया है तो क्या एक 1.5 साल में वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और 1.5 साल की प्रोग्रेस की बुनियाद पर इलेक्शन में जाना कितना मुश्किल होगा इत्तेहादी जमातों के लिए, ये भी एक सवाल है। इस पर गुफ्तगू हम करेंगे। निसार चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। आपका बहुत शुक्रिया चीमा साहब। राशिद सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे। राशिद सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में आलिया हमजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। चीमा साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये बजट तो हर साल पास होता है और अदादो शुमार का एक गोरख धंधा इसको कहा जाता है, और पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर बजट जो है वो मुश्किलात ही लेके आता है। ये बजट कैसे मुख्तलिफ है कि आगे 6 महीने में या 1 साल के अंदर आवाम को जो आपने रिलीफ देने का वादा किया है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, तो ऐसे है ना कि इनकी 3.5 पौने 4 साल हुकूमत जो थी PTI की, उसके इख्तिताम के साथ ही हमें बजट पेश करना पड़ गया। तो जो कुछ हमने इनहेरिट किया है, उस टीम ने जो गुल खिलाए, जो खिलाड़ियों और अनाड़ियों पे मुश्तमिल थी, जिनके पास ना कोई प्रोग्राम था, ना पॉलिसी, ना कोई प्लानिंग, ना कोई विजन, ना कोई टीम, ना तजुर्बा, तो उनके हाथों से जो मईशत समेत हर शोबे की तबाही हुई है उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और पता नहीं कब तक भुगतेंगे। और मुसलसल जो 3.5 पौने 4 साल तक महंगाई और बेरोज़गारी की जो बमबारी उन्होंने की है पूरी कौम के सामने है। देखें, 2 काम उन्होंने ऐसे किए PT गवर्नमेंट ने कि गोया उन्होंने इस बात को यकीनी बना दिया कि उनकी लाई महंगाई की जो मुसीबत है, जो नौसत है, उनके जाने के बाद भी किसी न किसी सूरत में कायम रहे। एक काम उन्होंने ये किया शहजाद साहब कि उन्होंने अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया। ये डीवैल्यूएशन ऑफ पाक करेंसी जो है 40% तक, जिसकी मिसाल नहीं मिलती हमारी मुल्क की तारीख में, उसकी वजह से महंगाई का वो सुनामी आया है कि जिसकी लहरों की जद में है अभी तक पूरी कौम, अभी तक उससे निकल नहीं पाई। और दूसरा जो काम उन्होंने किया जाते जाते वो ये कि IMF के साथ वो मुआहदे किए, जिसके बहरहाल ये है कि एक ज़िम्मेदार हुकूमत होने के नाते हमारी एक कानूनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी थी कि हम उन मुआहदों की पासदारी करें। और ये है कि ये वो पासदारी करने की वजह से ये जो मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। अब जो मुआहदे उन्होंने किए उनमें ये शिक्के शामिल हैं कि मसलन 2 चीज़ों को मैं जिक्र करता हूँ कि उसमें ये शामिल है कि हर महीने हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। दूसरी ये बात भी शामिल है कि हम ग्रेजुअली सब्सिडी सारी ख़त्म करेंगे। जब सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे तो इसका मतलब ये है कि बिजली और गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो बात यह है कि आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ रहा है सब्सिडीज़ ख़त्म करने का, उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार PT गवर्नमेंट है जिन्होंने IMF के साथ ये मुआहदे किए।
और उन मुआहदों की पासदारी करना बहरहाल एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते हमारी एक, जिस तरह मैंने कहा, कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी कहते हैं कि जी मैंने IMF के दबाव के बावजूद महंगाई नहीं की, और ये मौजूदा हुकूमत जो आई है, ये जो IMF कह रहा है ये वो बात मान रही है। IMF का दबाव हम पे भी था, सो उनकी बात को फिर कहाँ रखें हम? शहजाद साहब, मेरा तो ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि क्या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने ये मुआहदा नहीं किया IMF के साथ कि हम हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे? क्या उन्होंने ये मुआहदा नहीं किया कि हम सब्सिडी सारी जो है वो ग्रेजुअली ख़त्म कर देंगे? तो जब ये मुआहदा किया है तो जिम्मेदार हम हैं या मुआहदा करने वाले हैं? लेकिन मुआहदा तो चले कर लिया, अब आपने उस मुआहदे का पास करना है, और यकीनन हमारे पास डॉलर उतनी मिकदार में नहीं है कि हम IMF के प्रोग्राम से इस वक्त निकल सकें। लेकिन अल्टीमेटली ये कोई हल तो नहीं है, हम कर्जा लेके अपना मुल्क चलाते हैं। हल क्या है शहजाद साहब? हल ये है, मैं आपको बताऊं, कर्जा लेके आप कब तक मुल्क चलाएं? मैं आपको बताऊं हल क्या है। मैंने तो ऐवान में भी कहा, अपनी तकरीर में भी, बजट के ऊपर जो मैंने स्पीच की उसमें भी मैंने कहा कि हल इसका ये है कि देखें, पूरी कौमी क़यादत मिल बैठे, सर जोड़ के बैठे और फैसला करे कि जी आलमी साहूकार जो हैं, जिनकी क़यादत IMF के पास है और उनकी डोरियां कहाँ से लेती हैं हमें पता है, इन आलमी साहूकारों के चुंगल से हमने कैसे निजात हासिल करनी है। इसमें इमरान खान साहब को भी साथ बैठना चाहिए, मौजूदा हुकूमत के सारे ज़िम्मेदार लोगों को बैठना चाहिए, और पूरी कौमी क़यादत, सियासी क़यादत मिल बैठ कर ये फैसला करे कि इन आलमी साहूकारों से हमने कैसे निजात हासिल करनी है। जब तक इनसे निजात हासिल नहीं करेंगे, हमारी मईशत जो है अपनी पाँव पे खड़ी नहीं होगी, और ये है कि गरीबों के ऊपर ये है कि बोझ किसी न किसी सूरत में पड़ता रहेगा। ठीक ठीक। अकील करीम डैडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मशहूर पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब हमें ज्वाइन करने का। आज बजट मंजूर हो गया सर, और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आपने यकीनन इसको देखा भी होगा और इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये बात है कि ये मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट है, लेकिन हुकूमत ने वादा किया है कि आइंदा चंद माह में ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं इस वक्त हालात, और आगे 6 माह या उसके आगे आवाम को रिलीफ मिलना आपके ख्याल में शुरू हो जाएगा? गवर्नमेंट को स्ट्रेट बात करने की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास देने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात। और जो इन्होंने सब्सिडी विड्रॉ की है, अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं है तकलीफ होगी, पूरा पाकिस्तान को तकलीफ होगी। लेकिन आप ये देखें कि हमारी पॉलिसी से मुल्क का डेफिसिट नीचे नहीं आ रहा, पब्लिक का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बिजनेस कम्युनिटी का। और जब हम ये नारा लगाते हैं कि गरीब आदमी को आप रजिस्टर करें, जो सब्सिडी देनी है दें, लेकिन डीजल का किसी गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं। पेट्रोल डीजल 10% गरीब आदमी का इस्तेमाल होता होगा, 90% अमीर आदमी इस्तेमाल करते हैं। हम यकीन से कहते हैं कि इस तरह की ये सब्सिडी खत्म करेंगे, ये मुल्क अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। इतना ह्यूज डेफिसिट लेके हम चल रहे होते हैं तो ये वजन ही हमें मार दे। किसी न किसी गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेना था। अब अगर इन्होंने ये स्टेप्स ले लिए तो ये स्ट्रेट बात करें, किसी को लॉलीपॉप ना दें कि 6 महीने में ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क को कोई भी आए, डेफिसिट कम करें, रुपी स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी बनाएं, बिजनेस एक्टिविटीज बेहतर हो। अगले 6-7 महीने तो मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से एक्टिविटीज कम होगी, सही, लेकिन एक चीज है कि आपकी इंपोर्ट भी नीचे आएगी, आपकी स्पेंडिंग भी कम होगी। ये सारे मकासद जो होते हैं IMF के, वो आपको डिसिप्लिन करना चाहता है, और हम पैसा ले लेके खाए जा रहे हैं, सब्सिडी दिए जा रहे हैं। इस तरह मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इस वक्त तो जारी बात है कि आप वॉर की सिचुएशन में बैठे, रशिया यूक्रेन की वॉर ने पूरी दुनिया को हिलाया है, तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है इनके जी मुकाबले। बिल्कुल। तो अच्छा, एक सर एक बात, एक सवाल है। अभी निसार चीमा साहब ने बात की डॉलर की, कि जो हमारी करेंसी डी वैल्यू हुई है 40% के करीब। अगर मतलब एक लेमैन क्वेश्चन कि अगर आज डॉलर 100 रुपए का होता तो आपका पेट्रोल का बिल भी आधा होता, बाकी चीज़ों पे भी आपके ज़ाहिर फ़र्क पड़ता। सो जो PMLN की गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसी थी कि डॉलर को आपने कंट्रोल करना है, कैसे करना है ये आपको पता है, तो वो बेहतर थी क्या? उससे अवाम तक कम अज़ कम वो दबाव नहीं आता था जो अब आ रहा है? इसमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक सीपेक का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट IPP में बहुत ज्यादा कर दी, हमारी डिमांड न होने के बराबर में हमने बहुत ज्यादा कैपेसिटी लगा ली।
उसके लिए हमें फर्निसोल चाहिए, वो हम मंगवा नहीं सकते। उसके लिए हमें LNG चाहिए, हम नहीं मंगवा सकते। उसके लिए देखें, हमने कोई भी चीज प्लानिंग से नहीं की, उसकी वजह से ये सब कुछ हमें भुगतना पड़ रहा है। और अगर हम सब्सिडी अब अगर हम ये पावर प्रोजेक्ट सारे चलाते हैं, आवाम की मुश्किलात दूर कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेफिसिट बहुत बढ़ जाएगा। हमारा मसला यही है कि हम जो ये कह रहे हैं कि अर्ली शॉप बंद हो जाए, तो इसका मकसद ही यही है ना कि हम चाहते हैं कि बिजली का इस्तेमाल कम हो। अब एक्सपोर्टर को आपको अलग सब्सिडी देनी है, फार्मर्स को आपको अलग सब्सिडी देनी है, आम लोगों को आपको अलग सब्सिडी देनी है। तो सब्सिडी तो वही दे सकता है जिसकी डीप पॉकेट। हम लोग सालों साल से ये रवैया रखा हुआ है, हमने कभी फिक्र नहीं की कि भाई ये सब्सिडी दे के लोगों के बाइंग पावर को हम मजबूत कर रहे थे। लोगों की देखें, जब भी दुनिया में महंगाई होती है, आपको महंगाई के साथ महंगा करना पड़ता है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, $170 का आप डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में आप बेच रहे हैं $80 का। तो कैसे पॉसिबल है भाई? कि मुल्क इस तरह कभी भी नहीं चलेगा। अब इन्होंने ये डिसीजन लिए हैं तो हम इनको वेलकम करते हैं। एज अ बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी के सर नुमाइंदे होने की हैसियत से ये जो सुपर टैक्स इम्पोज किया है, आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छा कदम है? अभी मुश्किल है लेकिन इन द लॉन्गर रन इससे फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, बैलेंस शीट पे इस वक्त तो हमारा अगर प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाएगा 25%, तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का डेफिसिट कम होगा तो करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी। करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी तो मुल्क में एक्टिविटीज होगी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। इस वक्त मसला क्या है कि हम अपनी एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए चीजें सस्ती करते हैं, डेफिसिट बढ़ जाता है। डेफिसिट बढ़ जाता है, आपको बोरो करना पड़ता है। बोरो करना पड़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो आपकी सारी चीजें बिगड़ जाती हैं। यहाँ आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को गवर्नमेंट के साथ खड़े होने की जरूरत है। गवर्नमेंट के हाथ को मजबूत करें। बिल्कुल, हो सकता है कुछ कोताही इनसे हुई होगी, लेकिन इंटेंशन हमें देखनी चाहिए। कोताही 2-4 गलती हो सकती है, 5-7 अच्छे काम भी इनसे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत है सबको अपना अपना सपोर्ट करने की। हर आदमी अपने अपने तौर पे करे। पिछले 3 साल बिजनेस कम्युनिटी ने पैसे भी कमाए। अगर इस साल हमारा प्रॉफिट आधा भी रह जाता है तो बुरा नहीं। वेरी राइट। आगे स्लो डाउन है, स्लो डाउन रहेगा, रातों रात खत्म नहीं होगा। ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। यहाँ आपके ऑर्डर एक्सपोर्ट के कम होंगे, पहले के मुकाबले में कम होंगे। ये अब आपको फेस करना है। अब आपको ये साल 6 महीने सुकून से निकालने हैं। मुश्किल टाइम आप और आगे देखेंगे, लेकिन इसके बाद आपका रुपये अगर स्ट्रांग रहता है तो आपके अगला आने वाला बजट में आप लोगों को अच्छा बजट दे सकते हैं, फ्रेंडली बजट दे सकते हैं। लेकिन ये साल आपको थोड़ा इजी होके निकालने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। चीज की कोशिश करने की जरूरत है कि आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़े। बिल्कुल ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा। तो जी अकील साहब, डेट सर्विसिंग बहुत मुश्किल। वेरी राइट। जरा राशिद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ हैं। अकील साहब हमारे साथ ही रहिएगा। राशिद सिद्दीकी साहब, एक सवाल तो पहले मैं पूछना चाहूँगा कि एक रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया है FBR ने इस साल, लेकिन उसमें एक जो चीज़ है कि कस्टम ड्यूटी की मद में 1000 अरब रुपए से ज़ायद जो है ये वसूली हुई है। अब हम एक तरफ तो कहते हैं कि जी हमने अपनी इंपोर्ट कम करनी है क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है, लेकिन एक ये FBR का सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हुकूमत का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बहुत बड़ा है। ये कि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है उस पर एट सोर्स कस्टम ड्यूटी आप काट रहे हैं, और सबसे आसान काम है ये कलेक्ट करना। तो आपके ख्याल में ये बैलेंस कैसे होगा? ये कैसे आप बैलेंस करेंगे? हुकूमत कैसे करेगी? देखिए, इसका बैलेंस तो मैं आपको सबसे पहले एक बात ये बताऊं कि इंपोर्ट करने के अंदर जो आपका ड्यूटी कलेक्शन होता है वो रेवेन्यू तो आपको जनरेट हो जाता है, लेकिन उससे मुल्क का जो फायदा, जो मुल्क का उसका नुकसान होता है ना, वो अल्टीमेट नुकसान होता है। और वो सबसे पहले इस तरह होता है कि नंबर 1 तो ये है कि अगर आज आप उसको देखें कि जब पाकिस्तान की इंपोर्ट आज से 25 साल पहले कितनी होती थी और एक्सपोर्ट कितनी होती थी और उसका डेफिसिट कितना कम हुआ करता था, तो उस वक्त डॉलर की क्या पोजीशन होती थी। क्योंकि हमारे डेट बहुत ज्यादा है, हमारे कर्जे बेतहाशा ज्यादा हैं, और हम पूरे साल में जितना कमाते हैं उसका मेरे ख्याल से शायद 60% शायद हम सूद की सूरत के अंदर वापस कर देते हैं। और अगर हम इसको देखें, नंबर 1 तो है कि हम 22 करोड़ के अवाम है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन।
उस इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा कि एक तो आपकी इंपोर्ट कम होगी, और इंपोर्ट की जब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो आपकी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूट होगी। अच्छा, और एक चीज आपने, क्योंकि ये बात इंपोर्ट की हो रही है, एक क्वेश्चन है सर राशिद साहब आपसे ही, ये जो इंपोर्ट की बात हो रही है, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, कुछ खरीदने चले जाएं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या खाने पीने की चीज़ें हैं, सो हर जगह आपको अक्सरियत इंपोर्टेड अशिया मिलती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर वो चीज़ें पैदा नहीं करते या बनाते नहीं हैं। तो ये क्या आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करते हैं तो ये कैसे फिर आप कर पाएंगे कि आप अपने मुल्क में तो कोई चीज़ बना नहीं रहे, तो वो आप कहाँ से किस तरीके? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने मुल्क में हर कुछ बना रहे हैं। हमको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और माइंडसेट चेंज करने की जरूरत क्या है कि देखें, नंबर वन तो क्या है कि एक हमारे जहनों में एक चीज आ गई कि शायद ये चीज इंपोर्टेड है तो शायद बहुत अच्छी होगी। और हमारे लिए एक बड़ी खतरनाक और बड़ी शर्मनाक बात यह है कि हम एक ऐसे मुल्क से पानी इंपोर्ट कर रहे हैं जिस मुल्क में ना कोई झरने, ना कोई दरिया, ना मीठा पानी है, और वो आपका पड़ोसी मुल्क है दुबई। अगर दुबई में सिर्फ समुद्र के अलावा, समुद्र के पानी के अलावा कोई दूसरा पानी नहीं है, और हम वहां से मुसाफी पानी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे माइंडसेट का इशू है। हम दुनिया की बेहतरीन जीन्स बना रहे हैं, हम दुनिया की बेहतरीन कॉटन बना रहे हैं, हम दुनिया का बेहतरीन टॉवल बना रहे हैं। मैं खुद पैकेजिंग के अंदर हूँ और दुनिया के अंदर 16 मुल्कों में मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी पैकेजिंग दुनिया के अंदर बेहतरीन पैकेजिंग होगी, तो मैं टर्की को, चाइना को और इंडिया को कम्पिटिट कर रहा हूँ। हमारी लेदर गुड्स दुनिया की बेहतरीन लेदर गुड्स है, और पूरी दुनिया हमारी इन तमाम चीजों को बेच रही है, ठीक है ना। उनको सिर्फ और सिर्फ ये कि हमको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। और देखिए, मैं आपको अभी एक चीज और भी बताऊं कि अगर आप वैसे भी उठा के देख लें कि जो लोग पाकिस्तान में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और लोकल अगर उन्होंने अपनी मार्केट करी हुई है तो वो कितने कामयाब है। मैं आपको मिसाल के तौर पे दूंगा, एक निशात ग्रुप है, अगर आज आप उनकी उठा के देख लें तो उनकी 15% शायद एक्सपोर्ट होगी और 85% उनकी लोकल है। आप खाड़ी के ब्रांड को उठा के देख लें, खाड़ी का ब्रांड 85% ये लोकली चला रहे होते हैं, बल्कि अभी यहाँ से एक्सपोर्ट पे जा रहे हैं और इंतहाई कामयाब तरीन ब्रांड है, ठीक है। क्योंकि आपका टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। आप फास्ट फूड में चले जाएं तो जो पैसा आपके कुलचे वाले बना रहे हैं, बारबेक्यू टुनाइट वाले बना रहे हैं, जो लोकल लोग यहाँ पे बना रहे हैं, वो उनकी मल्टीनेशनल से ज्यादा पैसा। राशिद साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी जानिब, मैं इसी नुक्ते पे आपकी जानिब आता हूँ। जरा निसार चीमा साहब, आप का ताल्लुक पंजाब से है, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन है पंजाब की, और हमने शुरू से तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि पाकिस्तान जो है वो खुराक में ख़ुद कफ़ील नहीं रहेगा। बुनियादी चीज़ है कि आपकी फ़ूड सिक्योरिटी, आप कम अज़ कम इतनी मिकदार में खुराक पैदा करें कि जो आपके अवाम की ज़रूरियात पूरी करे, जबकि ऐसा नहीं है। गंदम हम बाहर से मंगवानी पड़ रही है, चीनी हमें बाहर से मंगवानी पड़ी, ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़राअत को जिस तरीके से हमने नेगलेक्ट किया कुछ सालों में, वो उस पर क्या तवज्जो है आप लोगों की? देखिए, गुजारिश ये बिल्कुल आपने बड़े अहम ये पहलू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है। वाकई ये कहा जाता है ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इसकी तरफ वाकई ये कई सालों से इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। देखें, बात यह है कि ये आप अंदाज़ा करें कि गवर्नमेंट ने 1950 अब बढ़ा दी। यूरिया की कीमत जो है बैग की 1950 रुपये फ़ी बैग है, लेकिन यह है कि अभी बदकिस्मती चूँकि शॉर्टेज है तो वो पूरी नहीं आ रही, और ये है कि उस प्राइस पे काश्तकारों को अवेलेबल नहीं है। इसी तरह DAP खाद की कीमत बहुत बढ़ गई है, बिजली की कीमत बहुत बड़ी है, डीज़ल की कीमत 265 रुपये पर लीटर जो है काश्तकार का जो है ट्रैक्टर उससे चलता है, बाकी ज़री मशीनरी चलती है। तो ये जो है ये पैदावारी अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इसकी तरफ देखें, मैं कई बार ये गुजारिश कर चुका हूँ कि मशरक़ी पंजाब और हमारा पंजाब एक जैसी मिट्टी है, एक जैसी आबो हवा है। क्या वजह है कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार हमसे 1.5-2 गुना ज़्यादा है? वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे काश्तकारों को गैर मामूली फैसिलिटीज़ मुराद दी जाती है। बिजली, आप हैरान हो के सुन के शहजाद साहब, कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ज़री मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली जो है तकरीबन मुफ्त है वहाँ पे मशरक़ी पंजाब में, और भी कई स्टेट्स में बराए नाम थी उनके रेट्स रखे हुए उन्होंने। ये दूसरी बात जो है वो ये है कि वहाँ पे बेशुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, बिल्कुल, यानी यहाँ पे होना ही चाहिए। मैंने ऐवान में भी कहा कि आइंदा हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होनी चाहिए कि हमारे हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, स्टेट ऑफ द आर्ट,
वहाँ पे रिसर्च की बेहतरीन फैसिलिटीज़ हों, नए नए बीज हम दरियाफ्त करें, नए नए जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हम ये प्रोड्यूस करें, और जिससे ये फी एकड़ पैदावार हम हमारी बढ़ सके। दूसरी एक और बात शहजाद साहब बड़ी अहम बात वो ये है कि देखें, हमें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है। हमारा बासमती चावल दुनिया का बेहतरीन चावल है, हमारा आम, हमारा किन्नो, हमारा आड़ू, हमारा सेब दुनिया में बेमिसाल है। हम इसकी एक्सपोर्ट का कोई मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते? एक प्लांट एक इस तरह का होना चाहिए, एक सिस्टम एक्सपोर्ट का, कि हम ये किससे बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। आप हैरान हो गए सुन के कि सब्ज़ियाँ जो मिडल ईस्ट में जा रही हैं, उनकी सारी ज़रूरियात सब्जियों की हिंदुस्तान पूरी कर रहा है। हमारा तो फासला भी बहुत कम है निस्बतन मिडल ईस्ट से, तो हम क्यों नहीं वो ज़रूरियात पूरी कर सकते? बिल्कुल आपने सही कहा। एक सवाल ये है कि, और ये खाली इस हुकूमत का नहीं, गुज़श्ता भी जो हुकूमतें थीं उसमें भी यही एक ट्रेंड था कि अगर शहरों में 8 घंटे बिजली जा रही है तो देहात में 16 घंटे बिजली जाती है। सो देहात में रहने वाले लोग क्या वो कोई कम पाकिस्तानी हैं या ये बड़ी ज्यादती है? ये बड़ी सख्त मतलब अगर है। कोई हमने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जी अगर शहरों में 8 घंटे तो देहात में 16 घंटे, ये एक ऐसी डिस्पैरिटी है। और आप लोग तो अवामी लोग हैं। वो जिस तरह कहते हैं आर वी चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, ये क्यों हमारे साथ ये इस तरह की इम्तियाजी सलूक क्यों है? ये बिल्कुल गलत है। ये हमें सौतेलों वाला सलूक देहात में रहने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये है कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम ये है कि देखें, ज़राअत जो है सारी की सारी ज़राअत तो ये है कि सारा दारोमदार ही देहाती लोगों के ऊपर है, काश्तकारों के ऊपर है। आप उनको फैसिलिटीज़ देंगे तो आपकी मीशत जो है मजबूत होगी। और अपने ये हमारी एग्रो बेस्ड इकानमी है, तो इसको अगर मुस्तहकम करना है तो अब ज़राअत की तरफ स्पेशल फोकस इसकी तरफ करना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ ये बात की जाती है जो हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं या जिन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं, उनका एक मौक़िफ़ है कि जी जिन इलाकों से रिकवरी नहीं कम होती है वहाँ पे हम लोड शेडिंग ज़्यादा करते हैं। आप अगर 1 महीने का बिल नहीं देंगे, अगले दिन आके आपके वापडा वाले कनेक्शन काट देंगे, तो फिर ये मंतक ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो बिजली चोरी या बिजली के जो बिल नहीं देते, लाइन लॉसेज, ये देहात में नहीं है। देहात में निस्बतन बहुत कम है। ये तो बड़े बड़े शहरों में है, बहुत बड़े बड़े शहरों में। आप ये कि ये जो इस तरह की लाइन लॉसेज हैं, आप कराची का जो लॉसेज हैं वो एक तरफ कर लें, बाकी मुल्क का एक तरफ कर लें। वो ये सारा कुंडा जो मेथोडोलॉजी है जहाँ ईजाद हुई है, और जिस तरह की है कि ये बड़े बड़े शहरों में होता है, देहात में बेचारे लोगों को कहाँ पता है जी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अकील साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी अकील साहब, एक ये अभी टैक्स वसूली की जो बात हो रही थी, मैंने राशिद साहब से सवाल किया तो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन अगर इसको आप कैटेगराइज करें तो इसमें आप इनकम टैक्स की मद में तकरीबन 2200 अरब, सेल्स टैक्स की मद में 2773 अरब रुपए आपने इकट्ठा किया है। तो ये जो हम बार बार कहते हैं कि जी डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए ताकि अमीर और गरीब पर जो है वो उसका यकसा जो है उसका जो है इम्पैक्ट ना हो, तो इस पे क्या आप मशवरा देंगे कि आइंदा इसको क्या कुछ हालात भी मुल्क के उस टाइम पे ऐसे थे, आपस में लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी सही तरह बनाएं, कभी भी मुश्किलात नहीं आएगी। आज आप जो वीट इंपोर्ट करेंगे ना, मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूँ कि इसको इंपोर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। गोदामों में प्राइवेट सेक्टर के पास 15 मिलियन टन वीट पड़ी हुई है और हर आदमी ने वीट पकड़ के बैठ गए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगी है, तो वो पागल के बच्चे सस्ती वीट नहीं खरीदेंगे। आप इस वक्त वीट मुझे खरीद के बताएं, प्राइवेट सेक्टर में 77 रुपए से लेके 80 रुपए रेट है आज सिर्फ वीट। अब आटे में कन्वर्ट करोगे तो कितने में पड़ेगी? जी बिल्कुल। बिजली के भी रेट बढ़ गए तो 90 रुपए में तो आपके घर में आटा पड़ेगा। सही मैं सही कह रहा हूँ कि पॉलिसी बनाओ, ऐसी बनाओ कि एक आइटम आप अपने पास लो, बाकी पब्लिक को काम करने दो, और ये सब चीजें डीरेगुलेट करें। पेट्रोल, जब फर्निश और डीरेगुलेट हो गया है तो पेट्रोल गवर्नमेंट खुद क्यों रेगुलेट करती है, डीजल क्यों रेगुलेट करती है? तो ये सब अपनी जान छुड़ाए ना। आपने बड़े बड़े बैंक भेज दिए, जो पैसे कमा के आपको दे रहे थे आपने प्राइवेटाइज कर दिए, तो बाकी चीजें भी जान छुड़ाओ ना अपनी। ये बड़ा अहम नुक्ता है आपका कि मुनाफा बख्श इदारे अगर आपने बेच दिए तो जो खसारे में चलने वाले इदारे हैं वो क्यों पास रखे हैं। कमिंग बैक टू दिस जो टैक्सेशन है
कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन हमारी बहुत ज़्यादा है और राइटली सो क्यों ज़्यादा है उसकी भी वजूहात हैं। तो ये जो हमने टैक्स नेट बढ़ाना है, डायरेक्ट टैक्सेशन को बढ़ाना है, ये कैसे मुमकिन होगा? सुपर टैक्स तो आप लगा दिया लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर है। बिल्कुल मुमकिन है मेरे भाई। हमारे FDR वाले हमें रोज एक अखबार में खबर पढ़ते थे कि 40 लाख आदमियों का डेटा है जो गाड़ियां भी हैं, मकान भी खरीदे हुए हैं और वो टैक्स रेट में नहीं है। तो सबसे पहले तो वो डेटा निकालो ना भाई, जिसके बारे में सालों साल से सुनते आ रहे हैं। आप उठा के उन्हीं लोगों पे टैक्स मार देते हो जो टैक्स दे रहे हैं। तो आप भाई दूसरी तरफ भी तो देखो ना, जो इस मुल्क में टैक्स नहीं दे रहे, और आपको इसलिए पता है कि आप नॉन फाइलर और फाइलर की बात करते हो, तो आपको पता है ना कि नॉन फाइलर बहुत है। तो नॉन फाइलर को आप कोई रास्ता दिखाओ ना कि वो सिस्टम में आ जाए, फाइलर बने। लेकिन अब और मैं ये देखें कह रहा जो हूं कि रिटेलर्स पे जो रिटेलर्स पे आपने फिक्स टैक्स लगाया है, इस दफा आपने वो काम किया है, तो उससे भी तो मेरे ख्याल में कुछ बेहतरी आएगी कि आपके लाखों की तादाद में आएगी। आपके बिल्कुल नंबर बढ़ेंगे। अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह बिल्डर को भी फिक्स टैक्स पे ले आओ ताकि लोग आपको मिसयूज ना करें। भाई अगर छोटा लो क्लास हाउसिंग बना रहा है, आप 300 रुपए स्क्वायर फीट ले लो। मिडिल क्लास है उसको 600 रुपए ले लो। हाई हैंड है उसको आप 1000 रुपए लगा लो। जहां नक्शा पास हो उसको अगले 3 साल में पेमेंट वसूल कर लो उससे। ठीक तो ठीक। एक बिल्कुल अकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि आपको याद है जब PTI की गवर्नमेंट आई और उन्होंने कहा कि कोई अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के जो बाहर हैं, कुछ जायज़ तरीके से बाहर गए हुए हैं, कुछ नाजायज़ तरीके से, ये बड़ा इस पे बहस होती रही है पिछले 3.5 साल में। तो पाकिस्तानियों के इस वक्त यकीनन जो ऐसे असासे हैं बाहर जो जायज़ तरीके से उन्होंने कमाए हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि अगर मुल्क को ज़रूरत है तो आप इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, थोड़ी और सेक्रीफाइस करें कि कम से कम वो जो डॉलर हैं वो मुल्क में वापस लाने की कुछ कोशिश करें? सर हमारी बदकिस्मती है कि पनामा की सूरत में लोग पकड़े गए, उनके एसेट्स हमारे सामने डिक्लेयर्ड हो गए, जो वो छुपा के रख के बैठे हुए थे, हमने उनको भी कुछ नहीं कहा और बाकियों को हम क्या कहेंगे ये बता। गवर्नमेंट में देखे जब ये पैसे जो बाहर ले जाते हैं ना, इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, आप इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस मुल्क में शरीफ आदमी पे तो आप एक्शन ले सकते हो, किसी क्रिमिनल के ऊपर हाथ ही नहीं डाल सकते। सही। और आपके इदारे इतने कमजोर हैं कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि किसी गलत आदमी को हाथ लगा दे। ये मुल्क चोरी पे चल रहा है, ब्लैक मनी पे मुल्क चल रहा है, कोई ब्लैक मनी पकड़ने को तैयार नहीं है। IMF कहता है टैक्स नेट बढ़ा हुआ है, IMF ये थोड़ी कहता है कि फला फला पे टैक्स। जी बिल्कुल सही कहा आपने अकील करीम रेड्डी साहब। 22 इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आपको टैक्स चोर क्यों नहीं मिलते? FBR वालों को पकड़ो, वो आपको ढूंढ ढूंढ के दे देंगे। वो तो बिल्कुल ठीक। अभी भी मुझे बताएं कि ये रिश्वतें क्या कम हो गई है? एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अकील करीम रेड्डी साहब हमारे साथ। आप आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका आलिया हमजा साहिबा। सवाल ये कि जो मईशत है ये एक ऐसा इशू है कि जिस पे सियासी जमातों को इकट्ठा होना है और बहुत अरसे से ये बात चली आ रही है। तो बाकी इख्तलाफात आपके नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, दीगर जमातों से अपनी तरफ, लेकिन इस वक्त जो मसला है ये तो सबका मुश्तरका है। चाहे आगे आपकी हुकूमत आए या इनकी हुकूमत चलती रहे, ये मसाइल तो रहेंगे। तो आपके ख्याल में इस पर कम से कम एक नुक्ते पे, मिनिमम कॉमन एजेंडे पे कोई सियासी इस पे मुफाहमत या कंसेंसस नहीं होनी चाहिए? थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मतलब किस चीज पर हम इनके साथ बैठे, इस बात पर इनके साथ बैठे कि हमारी चलती हुई हुकूमत को गिरा कर और चलता हुआ पाकिस्तान वो करके इन्होंने पूरा गुलशन ही उजाड़ दिया, इन्होंने पूरा पाकिस्तान ही उजाड़ दिया। यानी जो एक्सपोर्ट अच्छी खासी जा रही थी, अब मंथ ऑन मंथ पे वो 21% गिर गई है। जो IT एक्सपोर्ट पे पाकिस्तान तरक्की कर रहा था वो 20% मंथ ऑन मंथ पे गिर गया। रेमिटेंसेस 25% डाउन हो गए हैं। LSM की ग्रोथ डाउन हो गई है। स्टॉक मार्केट यहाँ पर बुरी तरह से अपने जो है तकरीबन कोई अभी इनके आने तक कोई 5,500 पॉइंट गिर चुकी है। अब रुपए की कदर में आपने देखा दैट इज वर्स्ट इन द एशिया। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा है 131% बढ़ा है सिर्फ इस एक महीने के अंदर। और उसके साथ साथ आपने देखा है कि अभी तेल की जो कंजप्शन है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि गरीब आदमी तो तेल और पेट्रोल खरीद सक ही नहीं रहा। LPG की कॉस्ट आप देखें, गैस की कॉस्ट आप देखें, बिजली की ये कीमतें जिस तरह से बढ़ा चुके, 24 रुपए तक पर यूनिट का इजाफा कर चुके जब से ये हुकूमत आई है। यानी 17 रुपए यूनिट वाली हुकूमत को घर भेजकर 17 के ऊपर 24 रुपए लगाए, यानी 40 से 45 तक का ये बिजली पर यूनिट का रेट दे रहे हैं। मतलब
एप्टेमा वाले यहाँ पर चीज रहे हैं, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, पूरे पंजाब के अंदर बैनर्स लगे हैं कि हम कॉम्पिटेटिव प्राइस नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर यहाँ से दूसरे कंट्रीज को शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक और यहाँ सवाल- पर एक अभी सवाल है। आकर कह रहे हैं कि हम आलिया साहिबा, एक सवाल है, एक सवाल सुन लीजिएगा। कर खा गए। सवाल सुनिएगा कि अब हुकूमत ने जो मुश्किल फ़ैसले किए कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई या उस पर सब्सिडी आपने ख़त्म की, उसकी वजह यह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुआहदे किए थे, IMF जो है वो किस्त जारी करने को तैयार नहीं था कि जब तक आप उन पर अमल दरामद नहीं करते। और आपके ख्याल में कि 2 माह में जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं, क्या वो इनके खाते में हम डाल सकते हैं? क्योंकि 2 माह का तो अरसा ऐसा है कि इनके फैसलों को सामने आते आते तो 6-7 महीने का अरसा लग जाएगा। तो ये तो आप लोगों के फैसलों का तसलसल है कि जो अभी तक चल रहा है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि मुश्किल फैसले क्या होते हैं। मुश्किल फैसला कोई नहीं है। इन्होंने महंगाई की है जो हमारे दौर में 11% थी, इनसे हुकूमत नहीं समझी है जो अब 28% है। मैंने आज भी एक ट्वीट की थी और मैं बार बार ये बताना चाहती हूँ कि $129 पर बैरल पर तेल था जब हम 149 रुपीज का दे रहे थे, 149 रुपए का, अब 106 के ऊपर है। मसला सारा ये है कि अनसर्टेनिटी की वजह से, इनकी ना अहली और ना जिसे कहते हैं तजर्बाकारी की वजह से, ये जो तजर्बाकारी का ढोंग ये रचाते थे ना, उसकी ना तजर्बाकारी की वजह से जो पेट्रोल की प्राइस है तो तकरीबन 40 रुपए इनके अपनी उसकी वजह से बढ़ी है। LNG के सौदे ये कर नहीं सके, इम्पोर्टेड फ्यूल ये खरीद नहीं पा रहे, लोड शेडिंग उसकी वजह से हो रही है। यानी इमरान खान ये जो आकर कल ये कह रहे थे, इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के $150 मिलियन जो है 1 घंटे की लोड शेडिंग से हम बचाएंगे, यानी इमरान खान 772 अरब अवाम को सब्सिडी देके 24 घंटे की लाइट दे रहा था। यहाँ पर आकर इमरान खान अवाम को पेट्रोल सस्ता दे रहा था। ये भी वैसे डिबेटेबल है कि आपको इतनी बिजली जनरेट करने की जरूरत है कि आप उसका फायदा ना उठा। खैर, आप पॉइंट वेल टेकन। मैं जी बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आलिया हमजा साहिबा, जरा राशिद सिद्दीकी साहब काफी देर से खामोश हैं। राशिद साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इत्तेहादी हुकूमत जो है, इन्होंने 2 माह के अंदर आके वो जो सारे का सारा सिलसिला चल रहा था उसको रिवर्स कर दिया। हुकूमत ये कहती है कि जी ये तो तसलसल है पिछली हुकूमत के जो भी फैसले थे, 2 माह के अंदर हम कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं कर सके। हाँ, IMF के साथ जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद करने के लिए एक सख्त फैसले किए हैं। तो आपके ख्याल में ये ब्लेम गेम कितनी मुनासिब है इस वक्त कि जब एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है इकोनॉमिक इशूज़ पे? राशिद साहब, देखिए, ये डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कहें, ब्लेम गेम है। और जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो इमरान खान की हुकूमत से भी जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि जी डॉलर 90 रुपए का हो जाएगा और पेट्रोल मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगा, तो अगर आप इमरान खान के भी दौर उठाएं तो एक महीने में 4 दफा बिजली के बिल बढ़ते रहे। इमरान खान के दौर में भी एक महीने के अंदर 2-3 दफा पेट्रोल का पैसा बढ़ता रहा। लेकिन मसला ये है कि ये जो गवर्नमेंट आपस में ब्लेम गेम करती है, ये गलत करती है ना। गवर्नमेंट वो बहुत अच्छी चला रहे थे और ये जब आए और इनको जब गवर्नमेंट मिली है और 2 महीने के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आया है, पूरी दुनिया के अंदर फूड के मसाइल आए हैं, पूरी दुनिया के अंदर खुदनी तेल की किल्लत आई है। तो ये जितने मामलात हैं, अगर आप इसको ब्रॉड विजन में देखेंगे, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी जाके देखें, अगर आप दुनिया का इस वक्त मुवाजना करेंगे तो पेट्रोल इस वक्त कैलिफोर्निया के अंदर $7 का 1 गैलन हो गया, जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 350 रुपए पर लीटर हो गया। अगर आप यूके को उठा लें तो यूके के अंदर भी पिछले 2 महीने के अंदर अंदर पेट्रोल इस वक्त 2 पाउंड के अंदर हो गया है, जो पाकिस्तान के हिसाब से कुछ 450 रुपए लीटर हो गया है। तो पाकिस्तान अभी भी पेट्रोल जो दे रहा है वो सस्ता दे रहा है। और यहाँ पे मैं अकील करीम डेडी भाई की बात को बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि हमको सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। हमको अगर कौम के ऊपर बोझ पड़ता है, टैक्स का बोझ पड़ता है, टैक्स पड़ता है, तो हमको टैक्स डालना चाहिए। मैं अकील भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इस वक्त जो आवाम है वो बहुत ज्यादा अमीर है और जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा गरीब है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के मामले में भी एक चीज हमको देखना होगा कि अगर आप गौर करें तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट 100% काम अच्छे नहीं करती और कोई भी गवर्नमेंट 100% काम बुरे नहीं करती। लेकिन हमारे मसला ये होता है कि जब 3 साल एक गवर्नमेंट रहती है और वो अपने कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है और उसके ऊपर बिलियंस रुपए लगते होते हैं हमारे और आपके,
और जब नई गवर्नमेंट आती है तो वो कहती है नहीं यार, ये जो 30% काम इन्होंने अच्छे करे थे, इससे तो इनका बड़ा नाम हो जाएगा और आइंदा इलेक्शन के अंदर इसको इसका एज मिल जाएगा, तो इन तमाम प्रोजेक्ट को तो हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं और हम अपने नए प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो इस चक्कर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो हमारे बिलियंस ट्रिलियन पैसे आज 25 से 30 साल के अंदर जाया हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको मशवरा देना चाहूंगा, आपको तवज्जुह से अच्छा, मशवरा मैंने देना चाहूंगा। अकील साहब से एक सवाल किया था, राशिद साहब एक अकील साहब से सवाल किया था, बल्कि आलिया हमजा साहिबा भी मैं चाहूँगा इस पे इज़हार ख्याल करें कि वो जो सो कॉल्ड अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के बाहर थे, अगर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है तो वो हो सकता है वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अरबों डॉलर वापस ले आए ताकि पाकिस्तान को जो है वो जो खसारा इस वक्त है वो फ़ायदा हो। अगर नहीं है तो लाने में 3.5 साल में क्या कबाहत थी कि खाली अगर आपने पनामा में एक शख्स को सज़ा देनी थी सो बाकी लोग किधर गए? देखिए अखिल भाई ने आपको क्या कहा था कि इस वक्त शायद हम लोग पैसा लाने ही नहीं चाहते और हमारे जो इदारे वो शायद लोगों को पकड़ने ही नहीं चाहते, क्योंकि देखिए इस वक्त दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के 38 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी मौजूद है, 38 बिलियन डॉलर की सिर्फ दुबई के अंदर, ठीक है ना। आप स्विस के बैंक में उठा के देख लें तो वहां भी आपके बिलियन डॉलर वहां पे पड़े हुए, ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास पाकिस्तान से बाहर ले आने का कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हमारे से 38 बिलियन डॉलर बाहर चले गए, ठीक है। लेकिन जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं तो आपको एक आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ कि हमको एक काम ये करना चाहिए कि हमको एक पूरा थिंक टैंक बनाना चाहिए इकोनॉमिक का। देखिए होता क्या है कि 3 साल एक गवर्नमेंट आएगी, उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर आएगा ना, वो जो भी बजट बनाएगा, वो जो भी पॉलिसी लेके आएगा, वो सियासी बजट होगा और सियासी पॉलिसी होगी, और वो हमेशा ऐसी बजट बनाएगा कि उसके अंदर उसकी जमात के जो लोग हैं, उसके जो लोग हैं, उनको किस तरह से फायदा पहुंचे। राज साहब मैं वापस आता हूँ ज़रा चीमा साहब से। मैं जो आलिया हमजा साहिबा ने गुफ्तगू की है, चीमा साहब वो कहती हैं कि जी ये सारा कुछ ठीक जा रहा था, आप आए, आपने हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया और सारा काम रिवर्स हो गया, इससे बेहतर आप आते ही ना। अगर वो ठीक था तो गलत क्या होता है? देखें, गुजारिश ये है कि वो तो आवे का आवा ही बिगड़ चुका था। जो कुछ उन्होंने किया हमें पता तो था कि ज़ाहिर है कि वो जिस तरह की हुकूमत थी, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वो खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले इस मुल्क को कर दिया गया था, और जिनकी नालायकी और बदइंतज़ामी के साथ पूरी कौम ने भुगती है। नहीं, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ उसमें जो उनके वज़ीर ख़जाना दो का नाम मैं लूँगा, हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के भी रहे, शौकत तरीन साहब भी रहे, दोनों बड़े सीनियर लोग हैं, बड़े मंझे हुए लोग हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए आपको याद है कि पहली जो 2018 के इलेक्शन के बाद पहली तकरीर मियाँ शहबाज शरीफ ने जो की एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को दावत दी कि आए मिलकर चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है, आए मिल के बैठ के फ़ैसला करें। उस वक्त इमरान खान साहब की जो तंग नज़री थी, फ़िरौनियत थी, एक इंतकामी ज़हनियत थी, उसकी वजह से उन्होंने अपोजिशन का जो बड़ा हुआ दस्ते तावन था उसको झटक दिया। अब मैं फिर उनसे कहता हूँ, मैं मोहतरमा आलिया हमजा साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो इमरान खान साहब से कहें कि ये कौमी मसला है, आए मिलकर पूरी कौमी क़यादत बैठे और फैसला करे कि ये जिस तरह मैंने कहा था कि ये आलमी साहूकार हैं जिनकी क़यादत IMF के पास है, और इनसे कैसे हमने निजात दिलानी है अपनी कौम को। राशिद साहब दूसरी बात जी एक ये कि ये क्या मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब समेत पूरी कौमी क़यादत को बैठ कर ये फैसला करना चाहिए ताकि ये कि हमारी ये मुआशी आज़ादी जो है इसको हम इंश्योर कर सके। अभी राशिद साहब ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने जो फिगर दिए, यकीनन उनके पास कोई मुस्तनद ज़राए या किसी ऑथेंटिक सोर्स है कि 38 अरब डॉलर की दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादें हैं। अगर मतलब इमरान खान साहब पाकिस्तानी हैं और आप भी पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान का मफाद चाहते हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ शायद हो सकता है, अगर आप लोग इकट्ठे हो के जिस चार्टर ऑफ इकॉनमी की आप बात कर रहे हैं और आप बात सिर्फ एक नुक्ते पे हो जाए कि जी जो बाहर आपके पैसे हैं और उन लोगों को कन्विंस करना चाहें, तो क्या आप एक प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरी कौमी क़यादत को मिलकर बैठकर फैसला करना चाहिए, और उसमें से एक काम ये नुक्ता ये हो सकता है जिस तरह आपने फरमाया। एक और बात मैं मोहतरमा आलिया हमजा साहब से गुजारिश करता हूँ, बिल्कुल सही, उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आलिया हमजा साहिबा मैं गुजारिश करता हूँ जी आपकी मौजूदगी का फायदा, और साहब ने मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जी कि देखें मोहतरमा आलिया हमजा साहिबा, आपके बगैर PTI के बगैर ऐवान की कार्रवाई जो है उसमें वो जान नहीं है।
वो रौनक नहीं है सही बात ऐवान की में। आपने। बराए करम वापस आएँ। आप इमरान खान साहब से कहें कि देखें, सेनेट से आपने इस्तीफे नहीं दिए, आपने केपी असेंबली से इस्तीफे नहीं दिए, पंजाब असेंबली से आपने इस्तीफे नहीं दिए, बाकी किसी असेंबली से आपने इस्तीफे नहीं दिए। मेहरबानी चलें करके आलिया साहिबा, चलें बात कर लेते हैं। आलिया साहिबा, और आखिरी ये- बात, जी जी, आखिरी बात सुन लें। वक्त की कमी आखिरी है। बात सिर्फ शहजाद साहब, ये मैं आपको बता दूं कि मुश्किल फैसले, यकीनन सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, जो कुछ हमने इनहेरिट किया उसकी वजह से। लेकिन ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी उन्होंने की और IMF के साथ जो मुआहदे की उसकी वजह से। चलें, लेकिन एक ठीक, बात है, ठीक, कौम ठीक। को ये एतमाद है कि कौम को इन मसाइल की दलदल से, महंगाई की दलदल से अगर निकाल सकती है तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की क़यादत और अगर सारी सियासी क़यादत इकट्ठी हो जाए तो और ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल आलिया बेहतर। साहिबा, अगर ये मईशत के ऊपर कम अज कम मिनिमम कॉमन एजेंडा, और एक दफा फिर चीमा साहब ने रिक्वेस्ट की है, क्या कहेंगी आप? चीमा साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल है, लेकिन सॉरी टू से कि आपने मेरी आवाज क्यों म्यूट की हुई थी। आई हैव बीन आस्किंग कि मुझे टाइम दे दें। मैं आपने जो पहले जो चीमा साहब से थे मैंने उनका जवाब देना था, क्योंकि आई नीड टू आस्क हिम कि हमने बिजली की कौन सी कीमत बढ़ाई थी। बिजली का पर यूनिट 17 रुपए का था। अगर उनको वो सुन सकते हो तो वो मुझे बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। इस वक्त जो सिर्फ 2 महीने में बिजली की प्राइस बढ़ी है, दैट इज 24 रुपीज, यानी 17 में 24 रुपए मिला दे तो कितनी बिजली की कीमत बढ़ी है। खुद मिफ्ता इस्माइल साहब बैठकर कह चुके हैं कि गैस की प्राइसेस इन्होंने 2019 से नहीं बढ़ाई हैं और अब 45% गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। ये सारे फिगर्स हैं। LPG की प्राइस जो गरीब बंदा इस्तेमाल करता है 10 रुपए उसकी कीमत बढ़ गई है। यहाँ पर जो आटा है 1700 रुपए का यहाँ पर मिल नहीं रहा है। अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है। लोड शेडिंग में 9000 मेगावाट का इस वक्त शॉर्टफॉल है और यहाँ पर आकर ये हमें ये कह रहे हैं कि हम क्या करके गए और कोई क्या करके गया। तो मुझे नहीं पता कि वो इकोनॉमिस्ट थे। चीमा साहब तो जाहिर है PMLN के रिप्रेजेंटेटिव थे, अच्छा, लेकिन आपसे ये एक सवाल पूछ लेता हूँ। देखिए एक सेकेंड, IMF अभी मैं बात कर रही हूँ और मुझे अपनी बात कंप्लीट करनी जी, जी, है। कीजिए। आप जब IMF की बात करें तो आपने देखे कि IMF ने आज क्या कंडीशनैलिटीज रखी। IMF से आज इन्होंने ये कि अवाम के हम ऊपर 55 रुपए की टैक्स लेवी लगाएंगे, उसका बिल इन्होंने असेंबली से अप्रूव कराया। तो ये तो PTI नहीं करके गई। और फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब या इनके जो वजीर आजम साहब है उनकी जो स्टेटमेंट है वो किसी को याद नहीं है कि हम मुश्किल से मुश्किल उनकी बातें मान रहे हैं मुआहदे के अंदर, लेकिन तब भी IMF हमसे मुआहदा नहीं करा। तो ये कौन सा PTI का मुआहदा था? दूसरी बात है, ये जो NRO2 दिया गया है 1200 अरब में से 1100 अरब इन्होंने अपना ही लिया हुआ माफ करा दी। तो सबसे पहले वो 1100 अरब क्यों नहीं मुल्क के अंदर लेकर आते ताकि 500 अरब की 600 अरब की आवाम अच्छा को चलें, सब्सिडी अब दे। सवाल तो सुन लीजिएगा। फील्ड में वक्त की कमी है प्रोग्राम असेंबली में में। तो आलिया वापस साहिबा आए, एक ये सवाल तो सुन पूछिए। लीजिएगा। असेंबली में तो वापस आए। नए फाइनेंस चलें, वो तो देखें IMF के ऊपर बात हो सकती है कि किसने साइन किया, कौन उस वक्त वजीर था। PTV है तो PTV पर बात नहीं हो सकती। PTV अवाम के पैसों से चलता है। आप PTV के प्लेटफॉर्म से ही बात कर रही हैं और हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही हैं आलिया साहिबा। जितना किसी और को है। और इसमें अगर आप बुलाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मुझे अपना वेरिएंट कंप्लीट देना है, बिकॉज जो इकोनॉमिस्ट यहाँ पर बैठे हुए थे वो गलत अब वो figures थे। प्रोग्राम का वक्त और खत्म हो जाएगा तो NRO2 वक्त नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आपसे एक सवाल कर लूँ। NRO2 जो दिया गया है वो गलत है और जो नैब की तरमीम है और वो ये कह रहे हैं कि एंटी करप्शन सही। टास्क बनाए, यानी उन्हें ये लग रहा है कि वो चोरों के अच्छा, असेंबली में वापस आ जाएं, उनकी रिक्वेस्ट है। ये NRO2 वगैरह इस पे बाद में भी हम बात करेंगे। चीमा असेंबली साहब ने वापस आए। दरखास्त की है वापस असेंबली में आ जाएं। देखिए जी, मैं चीमा साहब बहुत रिस्पेक्टफुल हैं हमेशा से ही। रिस्पेक्टफुल हैं तो आप बात मान लें। कुछ और लोगों खान में साहब से को कन्विंस कर लें आप। MLN के शायद अच्छे लोगों में से हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप ने इन्हीं को इग्नोर किया हुआ है। शायद इन जैसे लोग आगे आते चलें। तो उनको अवाम को इतना अवाम बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त माजरत ख़त्म हो गया। आलिया हमजा साहब, सिद्दीकी साहब, निसार चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी लेकिन जो दरख्वास्त है उस पर कोई उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।